हुँ। तो ये आता है बायबैक ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर। बायबैक ऑफ द शेयर क्या होता है? जब कंपनी क्या होता है ओन शेयर और ओन सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, परचेज़ करती है। जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से शेयर्स क्या वो ले लेती है, शेयर सर्टिफिकेट, और उसके बदले में उसको पैसा दे देती है। ठीक है। और जैसे कि ना, अगर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से करती डील तो वो प्राइमरी होता है, लेकिन कंपनी अगर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होता है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं। और अकाउंटिंग रिलेटेड टू द बायबैक, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन क्या होंगे, अकाउंटिंग रिलेटेड टू द बायबैक और कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द बायबैक। तो यहाँ पे होता है अमाउंट ट्रांसफर टू द CRR, अमाउंट ट्रांसफर टू द CRR, और फाइंड आउट द नंबर ऑफ द शेयर इशूड फॉर द बायबैक। तो यहाँ पे होता है कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द बायबैक। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैलकुलेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स और अकाउंटिंग रिलेटेड टू द बायबैक। पर्पस क्या होता है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ द शेयर। यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इम्प्लॉयड वो कैपिटल जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए तुमने लगाया हुआ है। टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कैसे चेंज, मान लो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस और तुम्हारा डिविडेंड इतना है। तो इक्विटी में तुम्हारा जैसे कि 5 लाख लगा हुआ है, प्रेफरेंस में 2 लाख, डिवेंचर में 3 लाख। तो मतलब कि टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 156,000 को डिवाइड कर दो 10 लाख, तो इतना परसेंट है। ये बिफोर बाईबैक है। लेकिन आफ्टर बाईबैक कर दोगे तो क्या होगा, बाईबैक तुम करोगे तो उससे क्या होता है, जैसे कि मान लो तुमने न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू किए 3 लाख के, तो यहाँ पे बैंक बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। और फिर जब तुम बायबैक करोगे तो बैंक से पैसा मतलब जो भी एसेट्स तुम्हारी कम हो जाएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारी कम हो जाएगी। तो यही बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया हुआ। फिर उसी तरीके से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल निकालोगे तो तुम्हारा 12.60 आएगा, मतलब ये कम हो गया। तो तुम इंक्रीज़ कर सकते हो प्रमोटर होल्डिंग कैसे, कि मान लो कि मुकेश अंबानी 40,000 के 40% है और पब्लिक में 60,000 थे। जैसे ही बाईबैक करोगे तो यहाँ से 20,000 का बाईबैक कर लिया, तो अब क्या हो गया, 40,000 यहाँ पे है, 40,000 80,000 है, तो उनका क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा होल्डिंग का। तो इंक्रीज़ दी अर्निंग पर शेयर। अब बाईबैक कर लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर तुम्हारे कम हो जाएंगे। तो जितना अर्निंग आता था अब उससे, जैसे पहले 5 थे अब तुम्हारे 3 होंगे, तो अर्निंग पर शेयर तुम्हारा बढ़ जाएगा। और टू पे द सरप्लस कैश, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस कैश और कंपनी नहीं समझ नहीं आ रही कि क्या करें उन पैसों का, तो कंपनी क्या करती है, बाईबैक कर लेती है। प्रोवाइड इन एडिशनल एग्जिस्ट टू दी शेयर होल्डर। अब देखो, शेयर होल्डर और कंपनी से निकलना चाहता है तो शेयर बेचेंगे तभी ना निकलेंगे, तो वो तो सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। तो इसीलिए कंपनी उनके लिए एडिशनल मतलब बायबैक का ऑप्शन ले आती है कि जिनको निकलना है वो निकल जाए। तो इंक्रीज दी वेल्थ और गुडविल बढ़ता है इससे। फिर उसके बाद आता है अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड। अनलिस्टेड में क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं और तुम्हारा रूल 17 लगता है। और लिस्टेड में भी 3 सेक्शन होता है, रूल 17 लगता है। लेकिन लिस्टेड में क्या होता है, सेबी का रेगुलेशन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को तुम बाईबैक कर रहे हो तो किन किन से कर सकते हो, एक फ्रीज रिजर्व से, एक सिक्योरिटी प्रीमियम से और एक फ्रेश इशू क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का कर रहे हो तो उसके अलावा तो तुमको प्रेफरेंस शेयर का इशू कर लाना पड़ेगा, प्रोसीड इशू ऑफ द फ्रेश इशू। अब इनसे क्यों करते हैं, इनसे इसलिए करते हैं कि ये ना आउटसाइड लाइबिलिटी, इससे ना लाइबिलिटीज़ अफेक्टेड नहीं होती हैं, मतलब विदाउट अफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर। तो ये लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होती हैं। फंड की वजह से आउटसाइडर की लाइबिलिटीज मतलब अफेक्ट नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं आउटसाइडर सोचते हैं कि हमको पेमेंट ही नहीं मिलेगा। फिर बायबैक आउट ऑफ द फ्रेश इशू कैसे करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का तुमको बायबैक करता है, तुम फ्रेश इशू लिया, फ्रेश इशू लाओगे तो बैंक मतलब तुम्हारी एसेट्स बढ़ जाएंगी, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर तुम बायबैक करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारी कम हो जाएगी और तुम्हारी एसेट्स कम हो जाएगी, मतलब इस हिसाब से ले वाला सिस्टम है इसमें। तो और आफ्टर बायबैक तुम्हारा ये हो जाएगा, इस तरीके की बैलेंस शीट बन जाएगी। तो देखो एसेट्स भी वही है, मतलब बस यहाँ पे फ्रेश शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होती है, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही है, अब उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में करोगे तो वो आता है। ठीक है।
इसमें वही लिखा है कि अगर तुम इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, मतलब अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी करोगे, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, बायबैक आउट ऑफ द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, उसका एक और नाम है रिवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का और नाम है सरप्लस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और अदर रिजर्व आते हैं। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, जिससे कंपनी डिविडेंड बांटती है, फॉर दोज रिजर्व हु आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। अब जिससे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, अगर उससे बाईबैक कर रही है तो आउटसाइडर लाइबिलिटी को क्या दिक्कत होगी। अगर भाई अगर वो अगर वो बाईबैक नहीं करती तो वो डिविडेंड बांट देती उन सब पैसे, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मान लो कि तुम गाड़ी लेकर के आए हो, तो रिसोर्स है ये, पापा पूछें कहाँ से लेकर के, तुम बोले मम्मी से पैसे मांग के लेकर आए, या लोन ले लिए हैं, या अपने पैसे से खरीदे हैं, तो ये सब। फिर यहाँ पे यही बोल रहा है कि मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल तुमको मिला 5 लाख और उससे तुमने एसेट्स खरीद ली 5 लाख की, तो ये यहाँ से आया हुआ है। फिर उसके बाद से उससे तुमने कमाया 5 लाख, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जैसे ही बाईबैक होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हट जाएगा, तुम पेमेंट करोगे तो बैंक हट जाएगा, तो इसका सोर्स कहाँ से आएगा, तुम कैसे बताओगे। तो इससे पूछा कि तुम कहाँ से आओ, तो ये कैपिटल से जो आज रिडीम हो चुका है, आज रिडीम हो चुके हैं उनसे आए हैं। तो मतलब जो प्रॉफिट है ना, तुम उसको देखना, ये फ्री रिजर्व है तो इसको तुम ट्रांसफ़र कर दोगे सीआरआर अकाउंट है। सीआरआर अकाउंट से डिविडेंड नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसमें ट्रांसफ़र करेंगे कि कहीं कंपनी गलती से डिविडेंड ना बांटते दे, तो सीआरआर अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो ये ना क्या होता है, फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र होगा। कैसे, मान लो कि अगर तुमने अगर पेमेंट ज़्यादा का कर दिया, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल थे 5 लाख लेकिन तुमने पे कर दिया 6 लाख का, तो तुम्हारा एक तरीके से लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस माइनस हो जाएगा 5 लाख का, तब भी तो 5 लाख सीआरआर, मतलब फेस वैल्यू 5 ही लाख है ना। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, भले तुम ज़्यादा में पेमेंट कर दो लेकिन फेस वैल्यू पे ही आएगा सीआरआर। ठीक है, मेथड ऑफ द बायबैक आता है, एक टेंडर मेथड आता है, एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेथड आता है, एक ओपन मार्केट मेथड आता है। ठीक है, अगर टेंडर मेथड में क्या होता है, बायबैक की प्राइस क्या होती है, पहले से डिसाइड होती है। स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेथड में एक ओल्ड लॉट शेयर्स होता है और एक ईसोप शेयर होता है। ओपन मार्केट में स्टॉक मार्केट बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो हो गया है कि बाईबैक की प्राइस पहले से डिसाइड रहती है। अब हमें क्या करते हैं, ओल्ड लॉट शेयर पे जाते हैं। ओल्ड लॉट शेयर क्या होते हैं, ओल्ड लॉट शेयर का मतलब क्या होता है कि ऑड लॉट शेयर। ऑड लॉट शेयर का मतलब क्या होता है कि एक तो ऑप्शन होता है कि कंपनी ये कैश, देखो कंपनी क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को देती है और बदले में कैश ले लेती है। ठीक है, और यही शेयर होल्डर बीसी क्या करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर के शेयर बेचना चाहते हैं, और लेकिन सेकेंडरी मार्केट शेयर में एक शेयर का ट्रेड नहीं होता है, वो कंपनी फिक्स कर देती है कि 100 शेयर हैं तो उन्हीं का ट्रेड होगा, मतलब लॉट साइज 100 का ही ट्रेड होगा। तो मान लो 100 का ट्रेड हुआ है, तो इतने ना शेयर इनके ना बेच नहीं पाएगी कंपनी, तो ना तो कंपनी इतने शेयर ना शेयर होल्डर बेच नहीं पाएंगे, तो कंपनी कहती है बेचारे इतने शेयर्स तो बेच नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं कि हम सिर्फ ऑड लॉट शेयर ही ना परचेज़ कर लेते हैं, तो वो सिर्फ ऑड लॉट शेयर का बाईबैक करती है। या कंपनी ये बोल सकती है कि हम सिर्फ बाय करेंगे शेयर जो ईसोप में हुए थे, तो सिर्फ ईशॉप का भी वो बाईबैक करती है। तो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेथड हो गया। ओपन मार्केट मेथड में क्या होता है, जब बाईबैक की प्राइस ना क्या होती है, फिक्स नहीं होती, तो वही क्या होता है, ओपन मार्केट होता है। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व में क्या होता है, इंक्लूड होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूड क्या होता है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी इंक्लूड जैसे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो देती रहती है। अकाउंटिंग रिलेटेड टू दी बाईबैक क्या होता है, एट पार में, एट पार होता है, एक प्रीमियम होता है और एट डिस्काउंट होता है। एट पार में क्या होता है, कंपनी ये 100 का फेस वैल्यू ली, 100 रुपये उसको दे दी शेयर होल्डर को। कंपनी 100 रुपये का शेयर ली लेकिन 150 रुपये दे दी, और कंपनी 100 रुपये का शेयर ली और 60 रुपीज़ शेयर होल्डर को दे रही है। और फिर वही तुम्हारे यहाँ पे एंट्रीज बन जाती है। तुम्हारे पास क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो तुम्हारे पास आ रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को देना है, फिर यहाँ पे दे दोगे। फिर यहाँ पे मान लो कि इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारे पास आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को देना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो लॉस हो गया। तो लॉस को दो नाम से होता है, एक लॉस ऑन बाईबैक और प्रीमियम ऑन बाईबैक होता है। फिर उसके बाद शेयर होल्डर को दे दी,
और फिर ये लॉस ऑन जो बाईबैक है वो पहले के से रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व यूज़ करते हैं, मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल जो फ्री रिजर्व होता है टू सेट ऑफ। और ये डिस्काउंट वाला वही ये पार की तरह है। डिस्काउंट वाले में क्या होता है, यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे बस ये चीज़ ना, डिस्काउंट मतलब तुम्हारा फ़ायदा हो गया तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, और ये प्रॉफिट तुम्हारा कैपिटल है, कैपिटल की प्रॉफिट है तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। बाईबैक आउट ऑफ द फ्रेश इशू, मान लो कि कंपनी बोल रही है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्स लिमिटेड इशूड 15% शेयर ऑफ द 100 ईच, तो 15% प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 ईच के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ना, अगर जितने का फेस वैल्यू ऑफ द बाईबैक होगा उतने का तुम 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर तुम फ्रेश इशू का किए हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखा फ्रेश इशू में ना कभी भी CRR बनाना नहीं है। फ्रेश इशू में कभी भी CRR नहीं बनाना है। तो इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले ना बाईबैक प्राइस निकाल लो, फेस वैल्यू, बाईबैक प्राइस लिख लो, फेस वैल्यू लिख लो, फिर नंबर ऑफ द शेयर बाईबैक, कितने नंबर ऑफ द शेयर बाईबैक करने हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बाईबैक करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर है, 16,000 इंटू 18 करोगे बाईबैक प्राइस से, इतना आ गया। तो इसके बाद फेस वैल्यू ऑफ द बाईबैक क्या है, और लॉस ऑन द बाईबैक, इसको प्रीमियम पेबल ऑन द बाईबैक भी लिख सकते हैं। तो इतना आ गया। तो सबसे पहले तुम्हारे पास लॉस के लिए तुम रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व से तुम क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व यहाँ पे फ्री रिजर्व है तो इसको यूज़ कर लोगे तुम, तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे उस फेस वैल्यू के लिए तुम फ्रेश इशू कर दोगे जितने का 1,60,000 के लिए तुम 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दोगे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ये लिखता कि 2 मंथ पहले ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया गया है तो ये तुम्हारी एंट्री नहीं आती। सेम चीज़ें से होती, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा ICA मटेरियल, सेम चीज़ करोगे लेकिन बस ये एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, फिर वही है ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम ले रहे हो, तुम्हारा लॉस हो गया है, जो लॉस ऑन बाईबैक प्रीमियम पेबल ऑन द बाईबैक, तो इक्विटी शेयर बाईबैक, और फिर तुम इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट तो बैंक पेमेंट कर दोगे। और जो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि लॉस को इसको राइट ऑफ भी तो करना है, तो राइट ऑफ क्या करोगे, रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व से तुम राइट ऑफ कर दोगे। तो यही चीज़ है, ये चीज़ ना तुम्हारे फ्रेश इशू के लिए है कि फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ बाईबैक के लिए उतने ही फेस वैल्यू का शेयर इशू करोगे। अब मान लो कि यहाँ पे लिख दिया है कि 2,000 ही शेयर इशू करेंगे, और यहाँ पे तुम्हारा ना क्या कहते हैं, कुछ फेस वैल्यू राइट ऑफ मतलब ज़ीरो करना बाकी बच रहा है, तो उसके लिए तुम ना फ्री रिज़र्व को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तुम्हारा फ्री रिज़र्व तुमको पता है क्या क्या होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिज़र्व प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 चीज़ों में यूज़ हो सकती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, बोनस शेयर्स के लिए, इशू एक्सपेंसेस के लिए, प्रीमियम पेबल ऑन दी बाईबैक जो लॉस ऑन बाईबैक है, जो यही है प्रीमियम पेबल, और फिर बाईबैक के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसके लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड के लिए नहीं बांटा जा सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड के लिए नहीं बांटा जा सकता है। तो कभी भी फेस वैल्यू को सेट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं किया जाएगा। फेस वैल्यू क्या, ये चीज़ को सेट ऑफ करने के लिए कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये बोल रहा है। फिर वही स्टेप लोगे कि बाईबैक की प्राइस, नंबर ऑफ द शेयर, बाईबैक अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बाईबैक, फेस वैल्यू ऑफ द बाईबैक, प्रीमियम पेबल ऑन द बाईबैक। प्रीमियम पेबल है तो रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करोगे, तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, 1,80,000 अभी बचा हुआ है। और फिर उसके बाद से तुम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बचा हुआ है लेकिन यूज़ नहीं करोगे, तुम दूसरा मतलब उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व आता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व भी बोलते हैं, तो वो यूज़ कर लोगे और उतने का तुम CRR बना दोगे। तो यहाँ पे सिर्फ वही एंट्रीज होंगी, बस एक CRR की हो जाएगी कि फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, बाकी सब वही चलेगा। लॉस को सेट ऑफ करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व का यूज़ किए हो, आ रहे हो तो CRR तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में तुम्हारा चला जाएगा। देखो क्या होता है, CRR ना यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं होता है। 1,00,000 का CRR है तो यहाँ के 1,00,000 का तुम्हारा CRR है, और ये तुम्हारा चला जाएगा 1,20,000 का। जनरल रिजर्व में से 1,20,000 माइनस हो जाएगा, और क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,80,000 माइनस हो जाएगा। तो देख लो
वही किया है। देखो कभी भी ना इन्वेस्टमेंट को बेच करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। बस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है तुम कहीं, तो 5 लाख को कन्वर्ट कर लिए बैंक में, तो इससे कभी वेल्थ मैक्सिमम, लेकिन कभी जब तुम 5 लाख को 6 लाख में कन्वर्ट कर, मतलब 5 लाख का था तुमसे 6 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस, तब इस 1 लाख से तुम बाई बैक कर सकते हो, तो इससे आउटसाइडर की लाइबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब तुम सोल्ड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का, बुक वैल्यू है 2 लाख, मतलब 1.5 लाख का तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 2 लाख, और 2 लाख में बैलेंस शीट में ये ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा फिर 3,50,000 का हो जाएगा। फिर वही तुम करोगे 3 स्टेप में, बाई बैक, नंबर ऑफ द शेयर बाई बैक, ये फिर फेस वैल्यू और लॉस ऑन बाई बैक। तो लॉस एंड बाई बैक को तुम क्या करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिज़र्व, और जनरल रिज़र्व से कर लिए 20,000, 2 लाख, और फिर बाकी का बचा हुआ तुम प्रॉफिट एंड लॉस में से इसमें कर लोगे, और यहाँ पे CRR इसका बन जाएगा। तो यही है। फिर फिर वही एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे ये लिख रहा है कि मान लो तुम इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम इशू करो डिबेंचर होल्डर को, तो कभी भी बायबैक करने में लोन लेकर के कभी भी बायबैक नहीं करते, तो इसको तुम फ्रेश इशू कंसीडर ही नहीं करोगे। लोन लेके बायबैक नहीं कर मीन्स ये बायबैक की बायबैक आउट ऑफ दी फ्री रिज़र्व, मतलब इसको मानोगे ही नहीं कि फ्रेश इशू हुआ है, तुम जैसे फ्री रिज़र्व से करते हो ना वैसे ही करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ें की गई हैं कि जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था, तो उसको प्रॉफिट वाले में प्लस कर दिया गया है, जो कि बैलेंस शीट में हो जाएगा। और वही चीज़ें बस यहाँ पे एंट्री एक आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसको फ्रेश इशू, मतलब इसको फ्रेश इशू नहीं मानोगे और तुम उसको वैसे ही करोगे फ्री रिज़र्व से, लेकिन यहाँ पे इशूड बोला है तो एंट्री तो तुमको पास करनी पड़ेगी जनरल एंट्री में, तो जनरल एंट्री में तुम इसकी एंट्री पास करोगे। एग्ज़ाम में ना कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें फ्रेश इशू भी दिया रहेगा और नंबर ऑफ द फ्रेश इशू, मतलब आउट ऑफ द फ्रेश इशू और आउट ऑफ द फ्री रिज़र्व। अब यहाँ पे देखो दे रखा है, फॉर दिस पर्पज एक्स लिमिटेड इशूड 812% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो इतने का तुमने फ्रेश इशू किया हुआ है। तो वही बोल रहा है कि ये तीनों चीज़ तो तुम वैसे ही करोगे। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे यूज़ कर दो, 20,000 जनरल रिजर्व है 1 लाख का, उसमें से 30,000 यूज़ कर लिए तुम। फिर उसके बाद फेस वैल्यू तो फ्रेश इशू वाला पहले कंसिडर करोगे, तो 800 इंटू मतलब 80,000 का तो तुम कर लो। फिर बाकी का बचा हुआ है उसको तुम ना, जो जनरल रिज़र्व जो 80,000 का बचा हुआ है, मतलब जो 70,000 का बचा हुआ है जनरल रिज़र्व, उसमें से तुमको 45,000 तुम यूज़ कर लिया और इतने का तुम CRR बना लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी तुम इतने का CRR बना लोगे, यहाँ पर भी तुम इतने का CRR, इसमें जो फ्री रिज़र्व यूज़ होता है उसका CRR बन जाता है फेस वैल्यू का। अगर फ्री रिज़र्व मतलब फ्रेश इशू कम पड़ता है तो तुम रिज़र्व यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर ना जो प्रीमियम ये यूज़ होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं, तो क्या प्रीमियम ऑफ फेस वैल्यू सेट ऑफ, मतलब ये प्रीमियम में ये सेट ऑफ करने में यूज़ हो सकते कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, सिर्फ यही प्रीमियम पे सेट ऑफ करने का यूज़ कर सकते हो। और उसका रीज़न मैंने बता दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड का कभी पैसा नहीं बांटती थी, तो इसमें कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। ICM मटेरियल में गिवन नहीं है, लेकिन सर ने करवाया तो मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ नॉट गिवन, लेकिन बस इतना लिखा है मिनिमम 12% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रिच रिक्वायर्ड है एज़ पर द लॉ। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ना फ्री रिज़र्व से तुम सेटल कर लोगे, और फिर उसके बाद जितना बचेगा उसको ना तुम फ्रेश इशू पे फ्रेश इशू उतना तुम मिनिमम कर दोगे। तो जैसे कि तुम्हारा इतना आया 50,000, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 30,000 ये यूज़ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000 पहले यूज़ कर लोगे, और फिर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसके लिए तुम फ्रेश इशू लेते आओगे। फ्रेश इशू कितना, 550 का तुम इशू कर दोगे, और फिर वही फ्रेश इशू वाली एंट्री पास हो जाएगी, और बाकी सब वही करोगे कि ये प्रीमियम पेबल ऑन द बायबैक, इसका तुम रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व से, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व से सेट ऑफ कर दोगे, इसका तुम पेमेंट कर दोगे, और CRR में ट्रांसफ़र कर दोगे, क्या PNL अकाउंट टू CRR। देखिए तरीके का क्वेश्चन है। अब ये आता है ना, जब
नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ नॉट गिवन। अब प्रेफरेंस शेयर गिवन नहीं है, बस ये बोला है मिनिमम 12% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर और 20% प्रीमियम पे हो रहा है। तो इसमें भी यहाँ तक आ गए। फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक, यहाँ पे लॉस ऑन द बायबैक। अब पहले माइंड में कैलकुलेशन करोगे, माइंड में देखोगे तो 125,000 है। 135,000 को अगर 30,000 25,000 माइनस कर देंगे 55,000, तो तुम्हारा 70,000 का बचेगा। और 70,000 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 700 इशू होंगे। और 700 इंटू 20 करोगे, क्योंकि 20 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 7 7 14 14,000। अब तुम यहाँ पे आ जाओ। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड में कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम है तुम्हारा 49,000। 49,000 मतलब 1,000 का बच रहा है। तो क्या अगर हम इशू करेंगे तो ये जो नया वाला सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो सेटल कर देगा? हाँ, 14,000 है तो सेटल कर देगा। हाँ, तब कर लो, तब कर लो। 14,000 में से 1,000 यहाँ पे चला जाएगा, और 10,000 जो बाकी का बचा होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व में सरप्लस में वो चला जाएगा। ठीक है, 14,000 नहीं, 11,000 जो बचा है 11,000, क्योंकि 14,000 में तो 1,000 तो यहाँ पे चला गया, तो उतना तुम कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब इनफ नहीं है, मान लो, फिर अब तुम करोगे 175,000 और फेस वैल्यू कितना है 125,000। 125,000 है और जनरल रिजर्व 30,000, 70,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 250 का। 250 इंटू 20, 250 इंटू 20 करोगे तब भी 5,000 का। तो क्या 5,000 से ये सेटल हो जाएगा? लॉस ऑन बाई बैक कितना है? 50,000 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 15,000 है, तो नहीं हो पाएगा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इशू। तो यहाँ पे तुम्हारा 15,000, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करिए 60,000 आया। उसको इशू प्राइस से, जो कि तुम्हारा 120 है, उससे डिवाइड कर दोगे तो 500। अब इतने में शेयर इशू करो, इतने में करो, तो मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड है 500 इंटू 20, मतलब 500 इंटू 20 10,000। जनरल रिजर्व 25,000 हो गया। जनरल रिजर्व कितने का था? जनरल रिजर्व 30,000 का था, तो 5,000 यहाँ पे बचा, तो 5,000 यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, और फिर जो बाकी का बचा वो प्रेफरेंस शेयर से इशू होगा। तो यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर नहीं गिवन है, तो प्रेफरेंस फ्रेश इशू, जो तुम फ्रेश इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर का, वो तो रिजर्व के बाद ही करोगे, लेकिन कुछ चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट करते हुए ही करोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तुम्हारा फ्रेश इशू गिवन था, लेकिन मिनिमम तुमको फ्रेश इशू रिक्वायर्ड, लेकिन फ्रेश इशू का इसमें वो अमाउंट नहीं गिवन था। तो इसमें भी पहले रिज़र्व से माइनस किए हो, फिर उसके बाद से फ्रेश इशू किए हो। तो यही चीज़ें हैं प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन का राइट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर का? पहले तो डिविडेंड मिलता है, और फिर जो वाइंडिंग अप के टाइम कैपिटल का पेमेंट पहले होता है इन लोगों का। तो रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मतलब रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल होता है, कि कंपनी उसको कैश दे देगी और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले लेगी। तो वो 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करना ज़रूरी है, और 2 तरीके से रिडीम कर सकती है, या तो प्रॉफिट से या तो फ्रेश इशू से। प्रॉफिट का मतलब फ्री रिज़र्व मतलब क्या होता है? जो डिविडेंड जो ऐसे पैसे जिससे डिविडेंड दिया जा सकता है, से कर सकते हैं, या तो फ्रेश इशू से। प्रॉफिट का मतलब क्या? डिविडेंड मतलब फ्री रिज़र्व का मतलब जो डिविडेंड पैसे दिए जा सकते, डिविडेंड दिए जा सकते हैं उस पैसे से। प्रेफरेंस शेयर होगा तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम तो तुमको कंसीडर करना, सिक्योरिटी प्रीमियम को तुमको चेक करना होगा कि सेक्शन नंबर 133 इज़ नॉट एप्लीकेबल है, कि सेक्शन नंबर 133 इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर नहीं एप्लीकेबल तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो, अगर एप्लीकेबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर वही होता है कि अकाउंटिंग ऑफ एंट्री एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार क्या होता है कि 100 रुपये का शेयर लेकर के 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये का शेयर लेकर के 150 दे रहे हो रिडम्पशन प्राइस पे, और 100 रुपये का शेयर लेकर के 60 रुपये रिडम्पशन प्राइस ले रहे हो। तो यहाँ पे देखो, वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करना है तो बैंक कर दोगे। यहाँ पे ले रहे हो, तुमको लॉस हुआ है तो वो लॉस चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में।
टू प्रेफरेंस शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट, और फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को तुम सेटल करोगे। तो सेटलमेंट में ये आता है सेक्शन नंबर एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हो सकता है, नहीं एप्लीकेबल है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा लॉस में क्या होगा, लॉस में तुमको तो मतलब डिस्काउंट है, तुमको फ़ायदा हो रहा है, तो ये कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। CRR में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं होती है, चाहे सेक्शन नंबर 133 लगे या सेक्शन नंबर 133 ना लगे। प्रॉफिट से सेटल कर रहे हो तो तुम्हारा वो तो चीज़ CRR में ट्रांसफ़र हो जाती है फेस वैल्यू पे। अगर फ्रेश इशू कर रहे हो तो जिस चीज़ का तुम फ्रेश इशू कर रहे हो देखोगे कि सबसे पहले रिडम्पशन प्राइस क्या है, रिडम्पशन प्राइस क्या होता है, और फेस वैल्यू उसके बाद में लिख दो। फिर नंबर ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने हो रहे हैं, फिर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, फिर फेस वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन, और फिर प्रीमियम ऑफ द रिडम्पशन चेक करोगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेक्शन में 33 एप्लीकेबल नहीं है। जब नहीं बोले एप्लीकेबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि रिडीम के लिए फ्रेश इशू किया 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो सबसे पहले तो वो बोला है कि एप्लीकेबल नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लिया उठने का। और फिर उसके बाद से फेस वैल्यू में तो सबसे पहले फ्रेश इशू यूज़ करते हैं। 1000 का है 10 का तो 10,000 बचा 40,000। 40,000 में जनरल रिजर्व तुम्हारा 20,000 का, और फिर इसमें 20,000 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भले ही सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है लेकिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, रीज़न मैंने बता चुका हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड का पैसा नहीं देने के लिए नहीं दिए जाते हैं। डिविडेंड से सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा होता है उससे डिविडेंड नहीं दिया जाता, इसीलिए वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। का रिडेम्पशन करने के लिए इक्विटी शेयर इशूड किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया है। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल ऑफ दी 27,000 में बेचा गया, तो लॉस हो गया। तो लॉस का जब भी होता है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वही रिडम्पशन किया गया है, तो रिडम्पशन किया गया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को पैसा दोगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि तुमको क्या हुआ प्रीमियम पे पैसा देना, तो तुम्हारी लॉस है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट को पैसा दे दिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को तुम रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व से मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम सेटल कर दिया, और फिर जो बचा CRR में वो जो तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेक्शन नंबर 33 वही क्वेश्चन पे सेक्शन नंबर 133 एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसको तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले तुम उसको तो यूज़ कर नहीं पाओगे। की हो सबसे पहले यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज़ होगा, फिर जनरल रिजर्व में बच जाएगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ होगा, समझ रहे हो। ये सर से पूछ लेना एक बार। शेयर क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दी जाती है कंपनी के द्वारा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से रिजर्व से दे सकते हैं, CRR से दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस से। टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, फिर बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो पेमेंट किसको करोगे, बोनस शेयर होल्डर को, तो क्या दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देना है तो दे दोगे। कंपनी बोनस शेयर टू इस शेयर होल्डर 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दोगे, तो 2 शेयर के बदले में तुम 1 शेयर दे रहे हो, तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा 40,000। और बोनस शेयर मान लो बोनस शेयर दे रहे हो 10 रुपये का, तो 4 लाख, और उसको तुम CRR सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व, CRR तुम्हारा कितना है, CRR 1,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000, और 3 लाख सिक्योरिटी 3 लाख 1 लाख। तो इससे तुम क्या हो जाएगा तुम्हारा बोनस शेयर, और बोनस शेयर होल्डर और पार्टली पेड अप का कभी भी बोनस शेयर नहीं दे सकते। तो अगर पार्टली पेड अप है तो पहले कॉल करके उसको फुल्ली पेड अप बनाओ। फुल्ली पेड अप बनाने के बाद से तुम बोनस शेयर दोगे, तो इन सब में से रिस्ट्रिक्टिव बोनस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, फिर बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो ये हो जाता है बोनस शेयर होल्डर का पॉइंट में यही लिखा है कि जो कैपिटल रिजर्व, देखो कभी कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा है, तो कभी भी कैपिटल रिजर्व को बोनस शेयर देने में यूज़ नहीं करते हैं। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट,
अब देखो कंपनी ना क्या होता है, इससे 100 रुपये दी, इसको इशू अप कर दी डिबेंचर। और ये डिबेंचर चला गया स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए। डिबेंचर के सर्टिफिकेट में 100 रुपये था और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 80। चला गया स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए। तो पहले तो कंपनी दी थी तो उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। फिर क्या दी, कंपनी के खुद के डिबेंचर कंपनी स्टॉक मार्केट में खरीदे जा सकते हैं अगर कंपनी के डिबेंचर ट्रस्ट डीड पावर देती है। अगर डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा है तो कंपनी डिबेंचर स्टॉक मार्केट से खरीद सकती है। तो कंपनी क्या करेगी, कैश देगी इसको, और कैश देगी तो क्या देगी, तो ओन डिबेंचर परचेज अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 80 के। तो कंपनी के पास 100, पहले कंपनी के पास 100 डिबेंचर थे, तो बैंक पैसे आए और डिबेंचर चले गए। फिर कंपनी ने अपने ही डिबेंचर खरीद लिए। 12% डिबेंचर इशू किए थे, उसके बदले में कैश आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 80 चले गए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ओन डिबेंचर वापस से ख़रीद लिए, तो ओन डिबेंचर यहाँ पे आ गए। तो वही हो रहा है कि 12% डिबेंचर कैंसिल कर दिए, ओन डिबेंचर एट कॉस्ट खरीद लिए, और जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है वो कैसा प्रॉफिट है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही बोल रहा है। क्या होता है जब कंपनी ईसोप को अनाउंस करती है, फाइनलाइजेशन ऑफ द स्कीम जब प्रिपेयर हो जाती, तब वेस्टिंग डेट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक वेस्टिंग डेट है, पीरियड है कि अगर कंपनी टाइम अलॉट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, यहाँ तक फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन कर सकती है। अनवेस्टेड, इस 3 साल के दौरान अनवेस्टेड ऑप्शन अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, शेयर लेने का अधिकार नहीं है। फिर वेस्टिंग जब फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन और एक्सरसाइज पीरियड है, यहाँ पे वेस्टेड ऑप्शन हो जाता है कि मतलब यहाँ पे लीगल